I, Dr. Ravishankar Vyas, lecturer in EFM Commerce, MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा, बीकॉम पार्ट सेकंड के लिए आज का टॉपिक है बैंकों द्वारा साख निर्माण। दोबारा समझ लीजिए, बीकॉम पार्ट सेकंड है, उसके लिए बैंकों द्वारा साख निर्माण यह टॉपिक है। बीए आर्ट्स में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो बीए आर्ट्स के लड़के भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक सामान्य आदमी को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास पैसे इतने ज़्यादा कैसे आ रहे हैं, जबकि नोट छपे हुए वास्तव में क्या हैं, कम हैं, और मुद्रा की पूर्ति क्या है, ज़्यादा है। तो उसका कारण साख निर्माण होता है। जनता द्वारा जमाएं प्रदान की जाती है, बैंक में लोग पैसे जमा कराते हैं और बैंक उन पैसों को उधार देते हैं। बैंक अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग अपने पास नकद के रूप में रखते हैं, रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, या जो ग्राहक ऋण देने योग्य नहीं होते हैं उनको ऋण नहीं देते हैं, तो वो भाग, इसके अलावा शेष राशि वो जनता में उधार देने के काम में लेती है। बैंकों द्वारा साख प्रदान की जाती है, और साख शब्द का विस्तृत अर्थ में यह है कि व्यावसायिक संस्थान है, उसकी ख्याति साख कहलाती है। जिसकी ख्याति साख अच्छी होती है उसको अधिक वित्त की सुविधा प्रदान की जाती है। साख का अभिप्राय केवल विश्वास से होता है। प्रोफेसर टॉमस के अनुसार साख शब्द से किसी व्यक्ति की उस शोधन क्षमता तथा देनदारी का बोध होता है जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति पर विश्वास करके उसे मुद्रा, वस्तुएं या अन्य कोई बहुमूल्य पदार्थ सौंपा जाता है। इस प्रकार साख का तात्पर्य विश्वास से है। फिर हम आगे देखते हैं कि बैंकों द्वारा साख सृजन का कार्य किया जाता है। साख सृजन के अंतर्गत हम पहले साख की विशेषताएं देखते हैं, जिसमें ग्राहक की भुगतान क्षमता, उसके प्रति विश्वास, पूंजी व संपत्ति, साख की अवधि, आर्थिक चरित्र, प्रतिभूतियों की तरलता आदि। साख मुद्रा क्या है, तो इसके बारे में आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि विधिग्राह्य मुद्रा और साख मुद्रा दो प्रकार की होती है। विधिग्राह्य में तो नोट और सिक्के आते हैं, जिनको कानूनी रूप से स्वीकार करने के लिए हम बाध्य होते हैं। साख मुद्रा का संबंध है संस्थाओं के पास जमा राशि से होता है। इस प्रकार की जमा राशि अधिकांशतः मांग पर देय होती है। इन्हें मांग जमा की संज्ञा दी जाती है। अब हम देखते हैं कि ऋण जमा की संतान है और जमा ऋण की संतान है। इसके द्वारा कुल मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि की जाती है। आज हमारा मुख्य विषय है बैंकों द्वारा साख निर्माण या साख निर्माण की विधियां, तो जिसके अंतर्गत है देश की केंद्रीय बैंक द्वारा नोट निर्मित किए जाते हैं। दूसरा है नगद जमा तथा साख जमा द्वारा साख सृजन करना। अब हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि नगद जमा में नगद जमा अथवा आरंभिक जमा, दूसरा है साख जमा अथवा व्युत्पन्न जमा। व्युत्पन्न जमाओं द्वारा साख निर्माण, अथवा हम कह सकते हैं कि ऋण जमा की संतान है और जमा ऋण की संतान है, अथवा हम कह सकते हैं जमा ऋण का सृजन करते हैं और ऋण जमा का सृजन करते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, प्रोफेसर हाम ने कहा कि साख जमाओं से ही साख का निर्माण होता है, परंतु कीन्स ने कहा कि
ऋण जमा की संतान है और जमा ऋण की संतान है, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मान लीजिए हम आरंभ में 1000 रुपये जमा कराते हैं और उसमें से 20% है बैंक अपने पास नगद कोष के रूप में रखता है, तो 800 रुपये है वो ऋण के रूप में दे सकता है। तो नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है कि आरंभिक जमा है 1000 होती है, फिर 800 होती है, फिर 640 होती है और 512 होती है और कुल आरंभिक जमा हो जाती है 5000। फिर इसके बाद बैंक के पास 20% के हिसाब से नगद कोष रखा गया है, तो वो 2000, फिर 160, फिर 128 और 102 और इस प्रकार बैंक द्वारा रखा गया नगद कोष हो जाता है 1000। दिए गए ऋण या व्युत्पन्न जमा होती है क्रमशः 800, 640, 512, 410, इस प्रकार से कुल हो जाती है ये 4000 रुपये। इस तरह स्पष्ट है कि 1000 रुपये जमा करने पर 4000 रुपये की साख जमाओं का सृजन हुआ है और कुल योग 5000 रुपये हुआ। गणितीय सूत्र के रूप में हम देखते हैं तो नोट निर्गमन द्वारा साख सृजन करते हैं तो कुल जमाएँ A/R। ए आरंभिक जमा है, R कोषानुपात है, तो टोटल डिपॉजिट 1000 अपॉन 20% इंटू 100 5000 रुपये। अब 5000 रुपये कुल जमाएँ हैं और साख क्षमता ज्ञात करते हैं, तो साख क्षमता निर्माण बराबर कुल जमाएँ माइनस आरंभिक जमाएँ। तो ऐसी स्थिति में टोटल डिपॉजिट माइनस प्राइमरी डिपॉजिट 5000 माइनस 1000, तो साख निर्माण हो गया 4000 रुपये। अब हम देखते हैं कि व्यवहार में केवल बैंक अपने पास ही पैसे नहीं रखते, अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत है वो रिजर्व बैंक में रखते हैं, एक भाग है वो तरलता के रूप में रखते हैं और एक भाग अनयूटिलाइज हो जाता है। अनयूटिलाइज का मतलब है कि वह राशि उधार नहीं दी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम उदाहरण के रूप में देखते हैं तो इस प्रकार से स्थिति स्पष्ट होती है कि इस प्रकार स्पष्ट होती है कि कुल जमाएँ A/R प्लस L प्लस U। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि आरंभ में 10,000 रुपये जमा कराए गए, रिजर्व बैंक में जमा कराते हैं हम 10%, बैंक अपने पास रखता है 20%, 10% अनयूटिलाइज हो जाता है, तो 1000 बटा 40% इंटू 100 करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये टोटल डिपॉजिट हो जाती है 2,500 रुपये। तो टोटल डिपॉजिट 2,500 रुपये है, आरंभिक जमाएँ 1000 रुपये है, तो 1,500 रुपये साख सृजन हो गया। तो साख सृजन के अंतर्गत यह मान्यता है कि बैंक है वो अपने लेन देनों का जो कार्य करते हैं, तो उसमें यह मान्यता है कि बैंकों में बैंकिंग की प्रवृत्ति पाई जाती है और लोगों में उधार लेने की क्षमता होती है। बैंक के पास जो जमा होती है वो वापस किसी न किसी रूप में बैंक के पास जमा हो जाती है। बैंक अपने पास नगद कोषों के पास और अनयूटिलाइज फंड के अलावा सभी राशि उधार दे देती हैं। फिर हम ये देखते हैं कि बैंक उधार देती है तो जनता के पास इतनी मांग होती है कि वो बैंकों से उधार ले लेती है। तो इस तरह से ये कुछ मान्यताएं हैं जिनके आधार पर साख सृजन का कार्य होता है। अब यह है कि साख सृजन कौन करता है, तो कई बार इसके पक्ष विपक्ष में तर्क दिए गए, तो निष्कर्ष ये निकलता है कि बैंक और जमाकर्ता दोनों मिलकर ही साख सृजन का निर्माण करते हैं। केवल न तो बैंक साख का निर्माण करते हैं, न ही जमाकर्ता साख का निर्माण करते हैं।
साख निर्माण की सीमाएं भी होती हैं, जिसमें देश में विधिग्राह्य मुद्रा की मात्रा, बैंकिंग की आदत, बैंकिंग सुविधाएं एवं विकास। फिर हम देखते हैं कि मौद्रिक व्यवस्था, आर्थिक विकास की अवस्था, सरकारी नीति, व्यापारिक दशाएं, राजनीतिक दशाएं, प्राथमिक जमाओं की मात्रा, कुल दायित्व में नगद कोष का प्रतिशत, केंद्रीय बैंक की नीति, प्रतिभूतियों का स्वरूप, सट्टे पर जोर, अंतर्राष्ट्रीय ऋणों की मात्रा, बचत की प्रवृत्ति, इन बातों का प्रभाव पड़ता है। बैंक साख का संकुचन। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बैंक साख का संकुचन है तो लाभार्जन के उद्देश्य से बैंकिंग संस्थाएं साख का सृजन करती है और साख सृजन के द्वारा बैंक द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मंदी की परिस्थितियों में साख का संकुचन होता है और तेजी की परिस्थितियों में साख का व्यापक मात्रा में प्रयोग होता है। इस प्रकार साख सृजन व्यापारिक बैंकों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं शामिल करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि व्यापारिक बैंक के अंतर्गत साख निर्माण एक महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसे जमा उधार की क्रियाएं की जाती है, जिससे कुल मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है और देश की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाती है। इसलिए ऋण जमा की संतान है, जमा ऋण की संतान है। अब हम देखते हैं कि एक बैंक की बैलेंस शीट है, उसमें प्राथमिक जमाएँ 5,000 रुपये, नगद कोष 1,000 रुपये, ऋण व अग्रिम 4,000 रुपये। तो दोनों का बैलेंस देखते हैं, देनदारी और संपत्तियों का 5,000 बराबर हो गया। अब हम देखते हैं कि बैंक द्वारा 1,000 रुपये स्थायी रूप में निकाल लेता है, तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक जमाएँ 4,000 रुपये, नगद कोष माइनस ऋण व अग्रिम 4,000 रुपये, तो ऐसी स्थिति में देनदारियाँ व संपत्तियाँ 4,000 रुपये है। ये बैंक की बैलेंस शीट में अगले भाग में देखते हैं कि 4,000 रुपये प्राथमिक जमाएँ है और नगद कोष 800 रुपये और ऋण व अग्रिम 3,200 रुपये है। तो दोनों में ये बैलेंस कितना आ गया? 4,000 रुपये आ गया। बैंक बी की बैलेंस शीट देखते हैं तो देनदारियाँ प्राथमिक जमा 5,000 और घटाते हैं 800 रुपये, तो देनदारियाँ 4,200 रुपये। अब संपत्तियाँ देखते हैं तो 1,000 नगद कोष घटाते हैं 800 रुपये, तो 200 रुपये आते हैं। ऋण व विनियोग होते हैं 4,000 रुपये। तो ऐसी स्थिति में बी बैंक में 4,200 रुपये और 4,200 रुपये देनदारियाँ और संपत्तियाँ बराबर है। बी बैंक की बैलेंस शीट में देखते हैं कि देनदारियाँ हैं प्राथमिक जमाओं के रूप में 4,200 रुपये, संपत्तियाँ हैं वो नगद कोष 840 रुपये, ऋण व अग्रिम 3,360 रुपये है। तो दोनों में देनदारियाँ और लेनदारियाँ 4,200 रुपये और 4,200 रुपये। तो देनदारियाँ या लाइबिलिटी जो है और एसेट्स हैं, दोनों ही 4,200 रुपये हो गई। किंतु इसके विपरीत सी बैंक की स्थिति बिगड़ जाएगी तथा उसकी बैलेंस शीट की स्थिति इस प्रकार होगी। देनदारियां हैं प्राथमिक जमाएँ 5,000 रुपये और घटाते हैं 6,400 रुपये, तो ऐसी स्थिति में 4,360 रुपये और देनदारियां हो जाएगी 4,360 रुपये। संपत्तियां देखते हैं तो नगद कोष 1,000 रुपये है, इसमें से घटाएंगे 6,400 रुपये, तो ये शेष आ जाएगा 360 रुपये। ऋण व विनियोग हो जाएगा 4,000 रुपये। तो इस तरह से सी बैंक की बैलेंस शीट में भी 4,360 रुपये और 4,360 रुपये है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋण जमा की संतान है और जमा ऋण की संतान है। आरंभ में हम बैंक में जो जमा पैसे करते हैं तो कुछ भाग रिजर्व बैंक में रखा जाता है, कुछ भाग है बैंक को अपने पास रखना पड़ता है और कुछ पैसा है वो
अनयूटिलाइज फंड होते हैं, यानी जो ग्राहक ऋण योग्य नहीं होते हैं उनको ऋण नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से कीन्स ने यह ठीक ही कहा है, ऋण जमा की संतान है और जमा ऋण की संतान है। तो वास्तव में साख सीजन का काम है, जमा करता भी करते हैं और बैंक के द्वारा भी किया जाता है। अब मैंने अभ्यास के लिए आपके कुछ प्रश्न डाले हैं, उन प्रश्नों का आप स्पष्टीकरण देंगे और मुझे व्हाट्सएप से इसके बारे में बताएंगे। जिसमें पहला प्रश्न है साख क्या है, दूसरा है जयवंश द्वारा दी गई साख की परिभाषा दीजिए, तीसरा है साख की 2 विशेषताएं लिखिए, चौथा प्रश्न है साख मुद्रा क्या है, पांचवा है प्राथमिक जमाएं क्या हैं, छठा प्रश्न है व्युत्पन्न जमाओं की मांग से आप क्या समझते हैं। फिर इसके अलावा ये बड़े प्रश्न के रूप में हल करेंगे कि ऋण जमा की संतान है और जमा ऋण की संतान है, और इसका मतलब यह है कि हम जो बैंक में पैसे जमा कराते हैं उन पैसों के द्वारा जमा उधार की क्रियाओं से कुल मुद्रा की मात्रा घटती बढ़ती है, जिससे साख का निर्माण होता है। तो बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थी और आर्ट्स के विद्यार्थी जिनके बैंकिंग है वो बीए पार्ट थर्ड में आता है, तो उसके दृष्टि से और एक सामान्य नागरिक के हिसाब से यह समझना ज़रूरी है कि हम जो बैंक में पैसे जमा कराते हैं उसका सारा ही भाग उधार नहीं दिया जाता, कुछ प्रतिशत रिजर्व बैंक पे जमा कराना पड़ता है, कुछ पैसे अपने पास रखने पड़ते हैं, कुछ उन ग्राहकों को पैसे उधार नहीं दिए जा सकते जिसमें डूब सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में शेष राशि उधार दी जाती है और जमा उधार की क्रिया से कुल मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। इस क्रिया को हम साख निर्माण कहते हैं। धन्यवाद। जयकार, बस मेहरबानी। देख ले मुझे आज रिकॉर्ड कर दिया, ये रिकॉर्ड थे क्या? हाँ, क्या बात है। अब मेरे को सब चीज़ें याद है जी, बस 15 मिनट बोलना तो पड़ेगा ही, इसका कोई ऑप्शन नहीं। ये सर अब यादें हैं, आप जैसे आप बढ़िया लेक्चर बना दोगे ना तो बच्चों को यूनिवर्सल मिल जाएगा। नहीं, बच्चों को वैसे ब्लू फिल्म भी 2 मिनट नहीं देखते, 1 मिनट के बाद दूसरी देख लेते हैं। ये व्यास जी हैं। मैंने क्या कहा वो सुन लिया क्या? लड़के 2 मिनट लगातार ब्लू फिल्म नहीं देखते हैं, वो 1 मिनट में ही वो दूसरी चेंज कर लेते हैं। तो अपना सुनेंगे वो अपने 15 मिनट है, 15 मिनट 25 बार चेंज करेंगे। आप मेरा भाषण है ना 15 मिनट वाला सुनो ना, तो मैं 1500 रुपये दूँ, ध्यान से सुनो। तो सुन ही नहीं सकते, आदमी की आदत ही नहीं है। मैं सुन लूँ। विशाल जी यहाँ करो, सुनो। हाँ, एक काम करो। अच्छे तो जितने आदमी होने जरा सुन ले। बस टेस्ट और ले वो सुनियो, कौन सुनिया? मुकेश जी सही सुनो, 1500 रुपया से एक बार भुने जी दे दो। हाँ, क्यों? ठीक है ना?
हाँ मैं अगर सुन लूँ तो वो नहीं जो मैं ले लूँ मैंने पार्टी के लिए हाँ नहीं वो बात ठीक है पर आप मतलब फॉर्मेलिटी इन्हें विदेशी ट्रांसफर कहाँ है रिकॉर्ड तो कर लिया अब तक आया अपने ऊपर है विशाल जी इकट्ठा हुआ और देखो तो इकट्ठा हुआ है मैं क्या कह रहा हूँ अबे व्यास जी क्यों तंग कर रहे हैं रात को तंग मत करो यार नहीं, तंग क्या है, मैं तो ये टाइम पास कर रहा हूँ। वीडियो कुछ नहीं बनवाना अब नहीं बनाने अपने 10 मिनट लगते हैं बोलने तो है